डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जाकिर सर की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम में शामिल मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम सामाजिक क्रिया के अर्थ और उसकी विशेषताओं को जान चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक क्रिया के प्रकारों को जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक क्रिया के समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो थोड़ा हम पहले पिछली कक्षा का रिवाइज कर लें, क्योंकि जब तक हम सामाजिक क्रिया का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम उसके प्रकारों को नहीं समझ पाएंगे या उनको समझना हमारे लिए व्यर्थ ही साबित होगा। तो सामाजिक क्रिया का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, और इस दौरान वो अगर एक दूसरे को अपने व्यवहार के माध्यम से प्रभावित करते हैं तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। अगर वे एक दूसरे को प्रभावित ना करें तो उस क्रिया का कोई महत्व नहीं होता और उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको फर्स्ट भाग में यह बताया था कि अगर मान लो बरसात के मौसम में बरसात के कारण किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा एक साथ छतरी लगा ली जाए तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति ने छतरी किसी दूसरे को देखकर नहीं लगाई, ये डायरेक्ट प्रकृति प्रेरित थी। इसी प्रकार अगर बिजली के कड़कने से बच्चे डर जाएं तो यह भी सामाजिक क्रिया नहीं है। अगर मान लो अध्यापक कक्षा में बच्चों से कहे कि अपनी नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू करिए जो मैं बोलता हूँ, अगर बच्चे नोटबुक निकाल करके अध्यापक के बोले अनुसार लिखना शुरू कर देते हैं तो वह सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि अध्यापक के व्यवहार का या अध्यापक द्वारा किए गए कर्म का, अध्यापक द्वारा कहे गए कथनों का बालकों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है और वो उस व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं। तो आज हम ये थोड़ा फीडबैक या सामाजिक क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद इसके प्रकारों को जानते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए उन्होंने? 4 प्रकार बताए। नंबर 1 तार्किक क्रिया यानी कि रैशनल एक्शन। नंबर 2 मूल्यांकनात्मक क्रिया यानी इवेल्युएटिव एक्शन। नंबर 3 भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया इफेक्टिव एक्शन। इसके बाद आता है परंपरात्मक क्रिया यानी कि ट्रेडिशनल एक्शन। अब हम इन चारों क्रियाओं के उदाहरण और इनको समझेंगे कि इनका अर्थ क्या है और इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर है उसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो आगे आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तार्किक क्रिया। तो तार्किक क्रिया में तर्क की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें तर्कों को प्रधान माना जाता है। तर्क के आधार पर ही कर्ता द्वारा कोई क्रिया की जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत इसका जब चयन करता है कर्ता तो सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर करता है।
यानी कि इसके चयन के लिए योजनाबद्ध, यानी वो सोच लेता है पहले ही और अपने लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखता है, तभी जो क्रिया की जाती है वही क्रिया तार्किक क्रिया के नाम से जानी जाएगी। इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्टतः ध्यान में रखता है। लक्ष्य निर्धारित क्रिया तभी तो कहलाएगी जब लक्ष्य निर्धारित हो, पहले से ही लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर नया काम धंधा या कोई व्यापार या फैक्ट्री लगाना चाहे तो ये करने से पूर्व वह अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक और मुनाफे को ध्यान में रख लेता है और उस चीज़ का हिसाब पहले से ही लगा लेता है, फिर व्यापार या धंधा शुरू करता है। तो उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया एक तार्किक क्रिया है, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को, लक्ष्य क्या है, मुनाफा कमाना, और साधन क्या है, साधन यानी उसके पास जो पूर्व पूंजी है वो, जिसके माध्यम से वह क्या लगाना चाहता है, नया व्यापार लगाना चाहता है या नया धंधा शुरू करना चाहता है। तो इस प्रकार तार्किक क्रिया में तर्क की प्रधानता होती है। यह सचेत और योजनाबद्ध रूप से पूर्व में ही सोच ली जाती है और लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रख करके की जाती है। इस क्रिया को बौद्धिक क्रिया भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बुद्धि का अधिक प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो उस कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके जो साधन हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या कर देते हैं। ऐसा करने का एकमात्र जो उद्देश्य होता है वह सामाजिक क्रिया को व्यवस्थित करना होता है। इसके बाद तार्किक क्रिया के बाद हम देखते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया, यानी कि इवेल्युएटिव एक्शन। इस क्रिया में या इस क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यों के आधार पर यह क्रिया की जाती है। इस क्रिया में कर्ता द्वारा अपने आदर्शों और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाता है, यानी अपने आदर्शों और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखकर अगर किसी कर्ता द्वारा कोई क्रिया की जाए तो उसे हम मूल्यांकनात्मक क्रिया के नाम से जानेंगे। प्रत्येक समाज के कुछ ना कुछ मूल्य और मानदंड होते हैं। इन्हीं मूल्यों और मानदंडों के आधार पर उस समूह के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और प्रत्येक समाज अपने मूल्यों, अपने मानदंडों की रक्षा करता है और अपने व्यक्तियों के व्यवहारों को इस प्रकार निर्देशित करता है कि वह मूल्यों और मानदंडों के अनुसार हो। यानी कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति अपने मूल्यों और अपने मानदंडों को ध्यान में रखकर ही जब कोई कार्य करता है तो उस समय की जाने वाली क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के लिए, डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना, या जो कैप्टन होता है उसका समुद्र में डूब जाना। डूबना कप्तान भी नहीं चाहता, लेकिन होता क्या है कि वह अपने मूल्यों से बंधा हुआ है। अगर वह जहाज छोड़कर चला जाए और बाकी के अन्य यात्री मर जाएं तो उसके ऊपर उसके यह मूल्यों के विपरीत होगा और वह अगर लौटकर समाज में आता है तो सब लोग उसे ताना मारेंगे और ये कहेंगे कि यह डरपोक है। तो जहाज का जो कप्तान है वो यह करता है, वह अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है कि मैं भी अपने इस जहाज के साथ डूबकर मर जाऊं, ताकि जो मेरे समाज में बने हुए मूल्य हैं, मेरी जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे।
एक और दूसरा उदाहरण हम देखें, एक नारी का सतीत्व के मूल्य की रक्षा के लिए मृत पति की चिता के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के संबंध में जो क्रिया की जाती है वो भी मूल्यांकनात्मक क्रिया ही है। यानी कि नारी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह मरना तो नहीं चाहती, लेकिन समाज ने ऐसे मूल्य बना रखे हैं, समाज ने ऐसे मानदंड बना रखे हैं जिनके कारण वह अपने प्राणों की आहुति देती है। हालांकि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के माध्यम से सती प्रथा को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी सतियों के हमें उदाहरण मिलते हैं। आगे आता है, अगली जो क्रिया है वो है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। यह क्रिया संवेगों या भावात्मक दशाओं से प्रभावित होकर की जाती है। और जो भावात्मक क्रिया है जिनसे प्रभावित होकर यह जो जब कोई क्रिया भावात्मक या संवेगों से प्रभावित होकर की जाती है तो वह कौन सी क्रिया है? भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया है। तो भावात्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं जिनसे प्रभावित होकर क्रिया की जाती है? प्रेम, दया, घृणा, क्रोध, सहानुभूति, इन सभी के अंतर्गत या इन सभी से वशीभूत होकर कोई क्रिया की जाती है तो भी वह इन सभी से वशीभूत होकर जब कोई क्रिया की जाती है तो वही क्रिया भावात्मक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता के समक्ष ऐसी स्थिति बन जाए कि उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, ऐसे समय की जाने वाली क्रियाएं भावात्मक क्रियाएं होती हैं या भावनात्मक क्रियाएं होती हैं। और इस प्रकार की क्रिया को करने के पश्चात अधिकांश क्रियाओं में जो कर्ता होता है उसे पछताना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना, तो कौन से भाव के कारण? यह क्रोध के कारण। किसी के असफल होने पर उसे सांत्वना देना, सहानुभूति के कारण व्यक्ति क्या दे रहा है? उसको सांत्वना दे रहा है। कोई असफल हो गया, कोई फेल हो गया तो उसको सांत्वना दे रहा है। तो जब सांत्वना देना कैसी क्रिया है? संवेगात्मक क्रिया। या क्रोधवश किसी की हत्या कर देना कैसी क्रिया है? संवेगात्मक क्रिया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं परंपरात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रियाओं का जो संबंध है वो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, प्रथाओं, हमारे व्यवहारों, हमारे विश्वासों आदि से है। प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों का अनुसरण करना ही परंपरात्मक क्रिया है। यानी कि हमारी जो प्रथा है, परंपरा है, विश्वास है, उनका अनुसरण करना ही परंपरात्मक क्रिया है। ये वे क्रियाएं हैं, ये का मतलब यहाँ किससे? परंपरात्मक से। परंपरात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग प्रथाओं या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल से ही ऐसा किया जा रहा है या हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। इसीलिए वो ऐसा कर रहे तो परंपरा बनी आ गई, तो यह इसी कारण परंपरात्मक क्रिया कहलाती है। अब आप पूछोगे सर परंपरा और प्रथा ये दो अलग अलग शब्द हैं। परंपरा और प्रथा, इनका सीधा सा मतलब यह है कि इनका केवल व्यक्ति अनुसरण करता है, इनका कोई तर्क की प्रधानता नहीं होती इसमें, या इनमें तर्कों का अभाव पाया जाता है। क्योंकि हमारा प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इसी प्रकार करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं तो उसके अंतर्गत फिक्स है कि हमें इस समय ऐसा करना है। दीपावली के त्यौहार में लक्ष्मी पूजन के समय हम होली का त्यौहार नहीं मनाते, क्योंकि उस समय त्यौहार किसका है? दीपावली का। तो उस समय हमें लक्ष्मी पूजन ही करना है, किसी को रंग नहीं लगाना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ हम देखें, अगर मान लो ईद के त्यौहार के दिन हम मुहर्रम की तरह ढोल, नगाड़े या ताशे बजाएं तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसके? क्या वो हमारा जो त्यौहार हम मना रहे हैं वो कौन सा मना रहे हैं? ईद का, ना कि हम मुहर्रम का त्यौहार मना रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक समय निश्चित होता है और उन्हीं परंपराओं के प्रभाव में आकर के व्यक्तियों द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। उदाहरण के लिए
परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत पहला उदाहरण है अपनी ही जाति में विवाह करना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति में विवाह करता है तो उसे सही नहीं माना जाता, क्योंकि परंपरा के अंतर्गत इसे गलत माना गया है और लोग यह सोचते हैं या समाज के व्यक्ति यह सोचते हैं कि इसने तो गलत काम कर दिया। तो परंपरा के अंतर्गत परंपराओं में बंधे होने के कारण ही हम अपनी जाति में विवाह करते हैं। मृत्यु भोज करना, किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है या उसके पास इतना धन नहीं है कि वो मृत्यु भोज करे, लेकिन परंपराओं से बंधा होने के कारण वह कर्जा लेकर भी मृत्यु भोज करता है। तो ये मृत्यु भोज करना कैसी क्रिया है? परंपरात्मक क्रिया। श्राद्ध करना, ये भी क्या है? परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो आज हमने वेबर द्वारा बताई गई 4 प्रकार किसके? सामाजिक क्रिया के, उनको समझा, उनको जाना। नंबर 1 सबसे पहले थी तार्किक क्रिया, नंबर 2 मूल्यांकनात्मक क्रिया, नंबर 3 भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और नंबर 4 परंपरात्मक क्रिया। इन चारों क्रियाओं को अच्छे से समझने के बाद में अब हम अगली क्लास में या अगले वीडियो के माध्यम से सामाजिक क्रिया को समझने की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, यानी कि आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुक्रिया।